नमस्कार, मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूँ अपने नए लेक्चर में 29A, जिसमें हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो कि डिरिचलेट्स थ्योरम पे बेस्ड हैं। डिरिचलेट्स थ्योरम मेरा सजेशन रहेगा कि जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं वो एक बारी लेक्चर नंबर 29 ज़रूर देख लेंगे। लेक्चर नंबर 29 जो है ये ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। वहाँ पे डिरिचलेट्स थ्योरम को डिस्कस किया गया है। आप मेरे चैनल maths@अभिषेक अगर इसको सब्सक्राइब किए हुए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो एक बार ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। लेक्चर नंबर 29 आप ज़रूर देख लें, जिसमें हम लोगों ने डिरिचलेट्स थ्योरम को बहुत ही विस्तार से देखा है और कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। उससे आइडिया और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग नेक टू नेक 3 क्वेश्चंस हम लोग लेंगे और वो जो भी आपके फोर्थ कमिंग एग्जाम्स होंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन जो है चूँकि डिरिचलेट्स थ्योरम पे है, इसलिए एक बारी ज़रूर याद दिला दें कि डिरिचलेट्स थ्योरम कहता क्या है। वो कहता है LMN अगर ये तीनों ही जो हैं वो पॉजिटिव हैं, ये तीनों ही पॉजिटिव हैं और आपका जो एक रीजन है वो बाउंड किया गया है x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 और z ग्रेटर दैन 0 के द्वारा, और साथ ही साथ एक सरफेस भी है जो इसको बाउंड करता है और वो सरफेस क्या है x प्लस वाई प्लस जेड लेस दैन इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर कोई भी सरफेस है जो कि बाउंड किया गया है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपके x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, z ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और एक सरफेस और है जो कि प्लेन सरफेस है x प्लस वाई प्लस जेड लेस दैन इक्वल टू 1। तो ऐसे केस में ट्रिपल इंटीग्रल अगर आप उस सरफेस के लिए निकालना चाहते हो, सॉलिड सरफेस के लिए, तो वो ट्रिपल इंटीग्रेशन का फार्मूला जो हो जाएगा वो डिरिचलेट ने सजेस्ट किया है कि अगर आपके पास इस तरह का स्पेशल इंटीग्रेंट पड़ा हुआ है x पावर l-1, y पावर m-1, z रेज पावर n-1 dx dy dz, तो इसकी वैल्यू गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 होगी। ये अगर आप वही लेक्चर नंबर 29 को देखते हैं तो आपको वहाँ पे थोड़े से आपको आसान क्वेश्चन पहले देखने को मिल जाएंगे और एक बारी उससे रूबरू होके आप वापस 29A में अगर आते हैं तो आप थोड़ा सा इजी गोइंग फील करेंगे। तो फिलहाल मेरे पास ये क्वेश्चन है। इसका जो नटसेल समरी होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका जो होता है वो यहाँ से होता है कि आपको जो सरफेस दिया है ना वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और अगर आप इधर देखोगे तो ये सिंगल वेरिएबल है, ये भी सिंगल वेरिएबल है, ये भी सिंगल वेरिएबल है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दुरुस्त कर लेते हो, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देते हो और वो पॉजिटिव जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे वो चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया हुआ रीजन होता है, तो वहाँ पे डिरिचलेट थ्योरम को आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रॉब्लम को लेते हैं तो इस प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि हमें एक रीजन है उसकी वॉल्यूम निकालनी है और वो रीजन जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है, वो बाउंड किया गया है एक सरफेस से। ये सरफेस का इक्वेशन है और साथ ही साथ वो लाई करता है इन द वेरी फर्स्ट ऑक्टेंट, पॉजिटिव ऑक्टेंट में। तो पॉजिटिव ऑक्टेंट में लाई करने का मतलब हो गया है कि वो कोऑर्डिनेट प्लेन से घिरा हुआ है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और z ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और साथ ही साथ इस सरफेस से घिरा हुआ है। तो अगर आप देखोगे इस सरफेस को आप कंपेयर करोगे इस सरफेस से तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी कि हमें इससे ही पता चल जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस क्वांटिटी को एक सिंगल वैल्यू से, एक सिंगल वेरिएबल से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। u, v और w का चुनाव हम लोग कर लेते हैं और यहीं से एक आइडिया लगता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले जब भी आपको डिरिचलेट पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या चाहिए, जो कुछ भी वहाँ पे दिया हुआ है, x/a दिया हुआ है, रेज पावर 2/3 दिया हुआ है, जो सरफेस का इक्वेशन है, y/b दिया हुआ है, रेज पावर 2/3 दिया हुआ है, z/c दिया हुआ है, रेज पावर 2/3 दिया है, इक्वल टू 1। आप देखिए ये सरफेस दिया हुआ है, तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि सरफेस का इक्वेशन लिखिए वहाँ पे और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर से वापस आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जहाँ पे हमने ये टिक कर रखा है। इस फॉर्म में लाने के लिए पहले तो आप राइट हैंड साइड को देखिए, क्या ये 1 है? बिल्कुल राइट हैंड साइड 1 है। अगर राइट हैंड साइड 1 है तो आपको फिर क्या करना चाहिए कि इस वैल्यू को देखना चाहिए कि क्या ये एक सिंगल इंटाइटी है यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत हम लोग यहाँ पे अपने एजम्पशन पे जाएंगे और कहेंगे लेट x अपॉन a रेज पावर 2/3 जो है उसको हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं एक सिंगल इंटाइटी u से।
ठीक है जी। अगर आप ऐसा करते हो तो साथ ही साथ आपको सेकेंड वाले टर्म को भी सही कर लेना चाहिए, वाई अपॉन बी और रेज पावर 2/3, इसको हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दें, और z/c जो थर्ड टर्म में आपको वैल्यू दिख रही है उसको आप w से रिप्लेस कर लो। अगर ऐसा करते हो और इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हो तो x की जो वैल्यू आती है वो आती है a u रेज पावर 3/2। a आप 2/3 को उधर ले जाओ रेडिकल को तो वो u रेज पावर 3/2 हो जाएगा, और बाद में a को अगर आप भेजते हो तो a इधर आता है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ये। ठीक है जी। इस तरह से कोई y को भी सिंप्लीफाई करेगा तो b v रेज पावर 3/2 सारे एक दूसरे की तरह ही आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ पे वैल्यू को फिर एक अगर स्टेप में आपने थोड़े से अपने आप को आगे बढ़ा लिया तो बाकी स्टेप्स अपने आप देखोगे आप कि बहुत ही आराम से वो आपको वैल्यू देना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन को देखोगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसमें यहाँ पे dx dy dz की जिक्र की गई है, यानी कि हमको कहीं ना कहीं dx की वैल्यू चाहेगी, और dx की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 3a/2 डिफ्रेंशिएट कर दो आप u रेज पावर 3/2 माइनस 1 वो हो जाएगा हाफ du। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे dy की वैल्यू हम लोग निकाल के रख लें, dy की वैल्यू जो होगी वो 3/2b हो जाएगी, और v रेज पावर 1/2 हो जाएगी, 3/2 माइनस 1 करोगे तो 1/2 होगी, एंड देन फॉलोड बाई डी हो जाएगा। और इस वैल्यू को भी हम लोग लगे हाथ निकाल लेते हैं 3/2 सी, और ये w रेज पावर 1/2 dw। अब इन सारे वैल्यूज को जो आप बोर्ड पे निकाले हुए हो इन सारी वैल्यूज को आप कहाँ रख दीजिए, आप इन सारे वैल्यूज को उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो वो क्या होगा हमें ये देखना पड़ेगा। लेकिन अब हमारा इक्वेशन इस तरह का तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, हमें क्या कह रहा है, हमें कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन नहीं दिया है, हमें बस ये कह रहा है कि भाई आप वॉल्यूम निकालो। तो हमें पता है किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर का जो वॉल्यूम होता है उसके लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, और वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो हम लोग लिख सकते हैं, वो होता है ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dx dy dz। ठीक है ना। और चूंकि हम लोग फर्स्ट ऑक्टेंट में निकाल रहे हैं तो हम लोग को कोई चिंता ही नहीं करनी है, क्योंकि डिस्टिलेट साहब जो होते हैं वो फर्स्ट ऑक्टेंट यानी पॉजिटिव ऑक्टेंट में ही वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ने ये वॉल्यूम का फार्मूला लिख लिया। अब अगर आपने ये लिख लिया तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास क्या dx की वैल्यू है, अगर आप देखोगे तो जी हाँ आपने निकाला है 3/2 a और u रेज पावर हाफ du निकाला है। इस तरह से अगर आप देखते हो वैल्यू किसकी, अगर आप v की वैल्यू देखते हो तो ये लिखा हुआ है, और dz की वैल्यू देखते हो तो ये लिखा हुआ है। तो क्यों ना हम लोग इसको एक साथ सबकी लिख लेते हैं, ये हमारे लिए पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। इंटू 3b/2 v रेज पावर 1/2, और लास्टली वी कैन राइट हियर 3/2 c एंड w रेज पावर 1/2, और du dv dw आपके बिल्कुल लास्ट में आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो जब इस तरह का इक्वेशन आएगा तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप करोगे तो 3/2 3/2 3/2 तीन जगह पे है, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा 3 × 3 × 3 27/8 आ जाएगा यहाँ पे, और ए बी सी आ गया। ठीक है जी। इतनी चीज़ें कांस्टेंट है, इनको हम लोग बाहर ले लेते हैं। अब हम लोग के पास जो बचेगा वो बचेगा u रेज पावर हाफ, v रेज पावर हाफ, और w रेज पावर हाफ, और du dv dw अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने पारी का, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज क्यों कर रहे हैं, रीअरेंज इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि ये वो डिरिचलेट की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है डिरिचलेट का, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि x पावर l-1 y पावर m-1 और z पावर n-1 के फॉर्म में हमें दिखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं u रेज पावर 3/2 माइनस 1, v रेज पावर 3/2 माइनस 1, और w रेज पावर 3/2 माइनस 1 du dv और dw, ये हम लोगों को दिखने लगा यहाँ पे। ठीक है जी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से कोई भी बच्चा जो होगा वो आराम से चाहेगा तो वो L को आइडेंटिफाई कर लेगा। अगर आप देखिए यहाँ पे तो आपका L क्या है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सर्किल कर देते हैं, ये आपको L की वैल्यू बता देगा, और अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको M की वैल्यू बता देगा, और अगर इसको देखोगे तो ये आपको N की वैल्यू बता देगा। ठीक है ना। वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ L M N, तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे तुरंत डिस्लेट थ्योरम को अप्लाई कर लेना है। तो बेटर होगा कि हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दें बहुत क्लियरली, कि जिससे कि डिस्लेट को क्रेडिट मिले बाय डिस्लेट्स थ्योरम। नाउ वी हैव I इज इक्वल टू 27/8 ABC। ठीक है जी। ये लिखा, और गामा L कितना आपने बताया 3/2, M कितना बताया आपने 3/2, और N भी आपने 3/2 आइडेंटिफाई कर रखा था। ये सीधे अब फार्मूला आपको लिख देना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है किसके,
स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है ये आपके डिरिचलेट साहब के, तो आप आराम से लिख सकते हो गामा 3/2 गामा 3/2 LMN होता है और प्लस 1 होता है। ठीक है जी। अब इसको आप आराम से बैठ के सॉल्व कीजिए, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग एक लाइन और आगे जाते हैं। 3/2 गामा अगर आप देखोगे तो गामा हाफ होता है, हाफ गामा हाफ होगा ये भी, और ये भी हाफ गामा हाफ होगा। ठीक है, अपॉन 3/2 तीन बारी है, अगर आप ऐड करोगे तो 9/2 हो जाएगा, उसको 2 से ऐड कर दोगे तो ये आपका 11/2 हो जाएगा गामा में। तो हम लोग थोड़ा सा और इसके करीब जाते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि 27/8 ABC तो यहाँ पे दिख जा रहा है, 1/2 जो 3 बारी हम लोग को दिख रहा है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब। गामा हाफ आप जानते हो √π होता है, तो यहाँ √π का पावर 3 हो जाएगा। ये सारे वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर में आ रहे हैं, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम लोग ने गामा 11/2 लिख रखा है। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9/2 7/2 और 5/2 3/2 1/2 और गामा हाफ की वैल्यू √π होती है। ठीक है ना। इसको आप थोड़ा सा आराम से बैठ के इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, देखिएगा कट कुट के आपको कुछ ना कुछ आंसर ये दे देगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और यहाँ पे बना हुआ है हम लोग के सामने, वो ये कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सराउंडेड बाय द सरफेस। देखिए इस क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में बस एक फ़र्क है, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ भी क्वेश्चन में क्या था कि द रीजन इज सराउंडेड बाय द सरफेस, लेकिन वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंशन कर रखा था कि फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई कर रहा है आपका जो भी रीजन है। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग ने देखा था उसमें इसको स्किप कर दिया, यानी स्किप करने मतलब इसको हटा दिया है, सीधे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम व्हेन द रीजन इज बाउंडेड बाय और सराउंडेड बाय द सरफेस। अब ये सरफेस जो भी होगा ये हम जानते हैं 3 डायमेंशन का लेते हैं तो 8 ऑक्टेंट बनते हैं, तो हर 8वां हिस्सा जो होगा उसको आप जोड़ दोगे तो 8 हिस्सों को जोड़ने पे आपको पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल फिगर मिल जाएगा। अब मेरे को ये देखना है कि क्या ये एक आइडेंटिकल फिगर है कि नहीं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि इफ़ यू रिप्लेस x बाई -x, x की जगह -x कर दो, y की जगह -y कर दो और z की जगह -z कर दो, अगर आप तो देखोगे फिर भी ये इक्वेशन जो है ना सरफेस का वो अनअल्टर्ड रहेगा ना, वो चेंज नहीं होगा। तो अगर चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब है ये आइडेंटिकल रहेगा हर जगह। तो आइडेंटिकल है तो हमें तो इंटायर वॉल्यूम की बात कही जा रही है कि पूरी वॉल्यूम निकालो जो कि 8 ऑक्टेंट में अपना लाई करता है। तो ये पूरा वॉल्यूम निकालने से अच्छा होगा कि हम ये कह दें कि केवल वो वॉल्यूम निकालें विच इज़ लाइंग इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट। हम ये कह सकते हैं ना इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट। लेकिन अगर इसको हम निकालेंगे तो ये केवल एक हिस्से में आया है जबकि 8 हिस्से की हमें ज़रूरत है। तो चूंकि फिगर आइडेंटिकल है तो 8 टाइम्स कर दीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 8 टाइम्स कर दीजिए। तो ये वाला पोर्शन है जो जिगजैग कर रहे हैं, ये तो आपका भी थोड़ा सा ऊपर निकालना आपको बताया है कि आपको वो वॉल्यूम जो कि 8वें हिस्से में लाई करता है, पॉजिटिव ऑक्टेंट में लाई करता है, वो कैसे निकालते हैं वो अभी आपने सीखा 8 टाइम्स। और ट्रिपल इंटीग्रल क्या था वहाँ पे, dx dy dz, इसकी वैल्यू आपने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर निकाला हुआ है। ठीक है ना, तो वो वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, 8 टाइम्स कर दीजिए, यू विल गेट द सोल्यूशन। करेक्ट, इसको आप कर लोगे। ये 8 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि मेरे को तो पूरे इंटायर रीजन में चाहिए मेरे को, जहाँ पे कि फर्स्ट ऑक्टेंट भी आता है, सेकंड ऑक्टेंट, ऐसे कुल मिला के 8 ऑक्टेंट आते हैं। तो 8 टाइम्स कर दोगे तो ये पूरे वॉल्यूम की वैल्यू दे देगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, आप आराम से कर भी लोगे। अगले अगर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कह रहा है कि आपको मास निकालना है। ठीक है, और ये पॉजिटिव ऑक्टेंट में लाई करता है, और इस बारी सरफेस जो है एलिप्सॉइड है, एलिप्सॉइड से घिरा हुआ है, और ये एलिप्सॉइड का इक्वेशन है। इतनी चीज़ें दिया हुआ है, और साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वो ये है कि आपको डेंसिटी जो है वो लगे हाथ दिया हुआ है, ये वैल्यू है। लेकिन आपसे जो पूछा जा रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है मास। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मास जो होता है वो डेंसिटी से आता है, एक फार्मूला बन के डेंसिटी कहता है, डेंसिटी का मतलब ही होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मास की वैल्यू मिल जाएगी, और मास हो जाएगा क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये फार्मूला हो जाएगा। तो हमसे तो मास पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो मास के लिए मेरे को इतना तो पता चल गया कि भाई जो भी डेंसिटी होगी वो वॉल्यूम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डेंसिटी चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है कि x y z, ठीक है,
और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम फिर से वही हो जाएगा dx dy dz हो जाएगा। तो हम लोगों को कुल मिला के मास निकालने का मतलब इसको इवेलुएट करना है कहाँ पे, इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट। तो पॉजिटिव ऑक्टेंट में कहा ही जा रहा है निकालने को, तो आपको 8 टाइम्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने निकाल लिया वही आपका फाइनल हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। तो इस इंटीग्रल को हमें इवेलुएट करना है, लेकिन कब करना है, जबकि आपके पास एक कंडीशन अलग से है, जैसे ये इस क्वेश्चन को हम लोग ने सब्जेक्ट कर रखा है। ये कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इजिकल टू 1। तो अब आपको क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को ना u मान लेना है। जहाँ आप इसको u लोगे तो आपको ये कैसा दिखने लगेगा, a अंडर रूट यू दिखने लगेगा, और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को इस तर्ज पे हम लोग v मान लेंगे, और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को हम लोग w मान लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से y आपका निकल जाएगा और आपका z भी निकल जाएगा। तो यहाँ से जैसे पीछे हम लोग ने किया है, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ dx dy dz वैल्यू निकाल लेनी है। अगर आप dx निकालोगे तो dx क्या हो जाएगा, यहाँ से a/2 हो जाएगा, ठीक, और u रेज पावर माइनस हाफ हो जाएगा, du के बराबर हो जाएगा। एक निकाल लिया, बाकी अपने आप चाहो तो आप फटाफट लिख के खाली हो सकते हो। ये dv कर दीजिए आप यहाँ पे, और ये साहब जो हो जाएंगे c/2 w रेज पावर माइनस हाफ dw हो जाएंगे। अब इन सब वैल्यू को लेके कहाँ आना है, इन सब वैल्यू को लेके हम लोगों को इस इक्वेशन में आना है। तो जब आप इस इक्वेशन में आओगे तो यहाँ पे मास इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया, x। इस x की वैल्यू अगर आप देखोगे तो आपने क्या माना था, x इक्वल टू a अंडर रूट यू, अंडर रूट यू का मतलब होता है हाफ। इस तरह से b अंडर रूट v का मतलब होता है हाफ, c w रेज पावर हाफ। ये सब क्या हो गया, ये सब वैल्यू हो गया x y z का। अब dx dy dz भी हमें निकालना है, जो कि हमने पहले से निकाल रखा है। dx आपका क्या था, यहाँ पे देखिए a/2 था और u पावर माइनस हाफ था, और ये du था, du को हम लोग बाद में यूज करेंगे, du को भी यहाँ से हटा देते हैं हम। फिर b/2 था, v रेज पावर माइनस हाफ था, और c/2 भी था, और w रेज पावर माइनस हाफ था, और साथ ही साथ du dv dw था। तो इन सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ से देख के लिख लेते हैं, और इसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अच्छा, ये लिखने से फ़ायदा क्या हो गया, अगर आप देखोगे कि ये क्वांटिटी जो हमने लिखा है उससे क्या फ़ायदा हो गया, उससे ये फ़ायदा हो गया कि हम वापस यहाँ आते हैं, ये मेरा u हो जा रहा है, ये मेरा v हो जा रहा है, ये मेरा w हो जा रहा है, इक्वल टू 1 हो जा रहा है। तो ये जो था यही तो था स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर आप कंपेयर करते हो तो प्लेन सरफेस क्या था, बिल्कुल ऊपर आ जाओ जहाँ पे डिस्लेट्स का आपने फार्मूला लिख रखा है। तो डिस्लेट्स का फार्मूला अगर आप देखोगे तो यही, इसी को तो इंसर्किल कर रखा है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चाह रहा था वो हम लोग का आ गया, ठीक। और बाकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, क्यों, क्योंकि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो u भी क्या होगा, अगर x यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का तो u भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का तो v भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, और z पॉजिटिव होगा तो भाई w भी पॉजिटिव होगा। तो ये तो आपको दिख रहा है कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं वो सारे पॉजिटिव ही हैं, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट में है, और साथ ही साथ u प्लस v प्लस w भी जो है हमारा वो क्या है 1 आ जा रहा है। तो डिरिचलेट का पूरा कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डिरिचलेट्स की थ्योरम को लगा दिया जाए तो हम लोग को देखने में आ रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन टू, ये इसको हम लोग 8 कर दें यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी जो बच रहा है वो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो वो आपके सामने आ रहा है u रेज पावर, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये तो मेरे को दिख रहा है क्या, u रेज पावर 0, v रेज पावर 0, w रेज पावर 0, और क्या है du dv dw मिल रहा है आपको यहाँ पे। तो इसी को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई क्या करना है आपको, 0 की जगह पे 1 - 1 लिख लेना है जहाँ जहाँ 0 दिख रहा है। तो यहाँ पे जहाँ आप ऐसे लिखोगे तुरंत आपको l-1 दिख जाएगा, m-1 दिख जाएगा, और n-1 दिख जाएगा। आप यहाँ से lmn को पढ़ लो तो हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो बेचारा बाहर रहेगा, और गामा 1 अपॉन गामा 1 + 1 + 1 + 1 गामा 4 हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, यही जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मास की वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग का आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर के साथ।